हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स का सेकंड लेसन। हमने पहले पढ़ लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और उनके अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था, उनका ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है ये पढ़ लिया था, और उसके दो पॉइंट्स उसके भी पढ़ लिए थे कि वो कैसे हमारे लिए यूजफुल होते हैं। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ दो ही पॉइंट्स पढ़े थे, अब हम आगे और पॉइंट्स पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जो पूरा हमारा सिस्टम होता है बॉडी का, आर इंटायर सिस्टम, कहां से लेके कहां तक, जो हमारे टंग हो गई, टंग के बाद फूड पाइप के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा जो इंटायर हमारा सिस्टम है बॉडी का उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो आप खुद सोचिए, ये कह रहा है कि मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सम एनिमल्स, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं एंड हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या करते हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उस फूड से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसी तो एनर्जी मिलती है हमें, जो फूड है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, ये ह्यूमन हेल्थ का ही सेकेंड पॉइंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस हेल्प इन बावल मूवमेंट। जो बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो बावल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मतलब जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे कुछ होती है, बहुत ही रफ डायग्राम है ये। ऐसे मान लो एक लार्ज इंटेस्टाइन है, तो उसके अंदर जितना भी वेस्ट पार्टिकल होता है उसको मूवमेंट में हेल्प करती है बाय बैक्टीरिया से। थर्ड पॉइंट, microorganisms are also used in the production of antibiotics। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो यूज होते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जितनी भी दवाइयां होती हैं ये सब, दीज ऑल आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सारी दवाइयां माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं और इन दवाइयों को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। Which are the chemicals that prevent the growth of harmful other microorganisms by affecting their life process। ये जितनी भी केमिकल्स वगैरह होती हैं ये सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, जो क्या करती हैं, जो जो दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रोकती है, इनहिबिट करती है, प्रिवेंट करती है बाय अफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेस। उनकी जो लाइफ प्रोसेस है उस पर इफेक्ट डालती है। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस अच्छे से नहीं होंगे तो अल्टीमेटली वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डाई हो जाए, मतलब इट विल डाई। दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा एक्सेट्रा। जो ये बीमारियां होती हैं ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, इन सब में क्या कहते हैं, इनका यूज होता है, एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। अब एंटीबायोटिक्स को हमें ध्यान से लेना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम किसी भी कोई भी दवाई ले सकते हैं, वो कोई हमें हार्म नहीं करेगा। एंटीबायोटिक्स जो होता है वो हमेशा राइट डोजेज में और राइट कोर्स में, मतलब देखो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें दवाइयों के नाम लिख के देता है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी भी बताता है और ये भी बताता है कि उन्हें कब कब लेना है। मतलब एक तो राइट एंटीबायोटिक होनी चाहिए, उसकी डोजेज हम कितना ले रहे हैं वो सही होना चाहिए, और उसका कोर्स मतलब कितने दिनों तक कितनी बार लेनी है ये पूरा एकदम प्रॉपर होना चाहिए। इसलिए कहते हैं जो भी हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर, वो एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए उस चीज में। If the prescribed dosage और टाइम कोर्स isn't followed, अगर जो उसने डोजेज बताई है या फिर जो उसने टाइम कोर्स बताया है अगर हम उसे फॉलो नहीं करते तो ये इनइफेक्टिव बन जाते हैं। जो एंटीबायोटिक्स हैं अगर हम उसकी राइट डोजेज नहीं लेते या उसका सही से कोर्स नहीं करते, पूरा टाइम कोर्स नहीं करते, तो ये इनइफेक्टिव हो जाते हैं। और इनइफेक्टिव तो चलो, हमें कोई हार्म नहीं हुआ, हमें कोई सही मतलब हम ठीक भी नहीं हुए, हमारी कोई कंडीशन बुरी भी नहीं हुई, लेकिन कभी कभी रॉन्ग डोजेज में दवाइयां लेना सही बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। मतलब अगर हम गलत डोजेज ले रहे हैं, हमें बोला है 2 गोली लेनी है, हम 4 गोली ले रहे हैं, क्यों? ये सोचिए कि अगर हम ज्यादा गोली लेंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम गलत डोजेज लेते हैं तो जो हमारे बॉडी में यूजफुल बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स उसको भी किल कर सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली एंटीबायोटिक्स हैं क्या? एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये तो हम उनको इस तरह बनाते हैं कि वो सिर्फ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डैमेज करें, लेकिन अगर हम उसकी गलत डोजेज ले लेते हैं तो वो जो यूजफुल बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में उसको भी किल कर देता है, जिससे हमें फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, ये एक ही उसके अंदर इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ के अंदर फोर्थ पॉइंट है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ये मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या होती है?
जब हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, उनको रिकॉग्नाइज कर लेती है बाय सम स्पेशल ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, आपकी बुक में नाम नहीं दे रखा, आप सिर्फ ऐसे याद कर सकते हैं, सम स्पेशल ब्लड सेल्स। तो जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो ये ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, स्पेशल ब्लड सेल्स कह सकते हैं आप इन्हें, तो ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर लेता है, मतलब पहचान लेता है कि अच्छा ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहली बार हमारी बॉडी के अंदर आया तो उसे जो सेल्स हैं उन्हें उसके खिलाफ उसे किल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने के लिए हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो वो बनते हैं जो इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, उन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज जो है, ये स्पेशल सेल्स एंटीबॉडीज क्रिएट करता है इन बैक्टीरिया को, इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहली बार आया तो सबसे पहले थोड़ा सा टाइम लगता है सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में कि अच्छा ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसके लिए कितनी एंटीबॉडीज या कौन सी एंटीबॉडीज बनानी पड़ेगी। अब वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उसको आइडेंटिफाई कर देती हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये तो हो गया जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट बार आया। लेकिन अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से आ जाता है, मतलब हमने उस वाले को किल कर दिया, फिर बाय चांस वो एक और आ गया, तो इस बार क्या होगा, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो उसे ऑलरेडी पहचान लेंगे। जो ये ब्लड सेल्स थे ये पहचान लेंगे कि अच्छा ये तो वही वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो अभी पहले भी आया था। अब उसे पता है कि अच्छा ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसके लिए ये वाली एंटीबॉडीज बनानी है। तो इस बार वो क्या करेगा कि ज्यादा जल्दी से मच फास्टर वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इस बार टाइम नहीं लगेगा ना। पिछली बार उसे इस बात में टाइम लगा कि ये सबसे पहले उसको देखना पड़ा कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए कौन सी एंटीबॉडीज बनानी है। अब सेकंड टाइम वो सिर्फ ये देखेगा अच्छा ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए ये वाली एंटीबॉडीज बनानी है। सो इट विल गेट रिकॉग्नाइज्ड फास्टर एंड डिस्ट्रॉयड। अब इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। हम कहते हैं ना हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इसे इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी कि हाउ फास्ट इट रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एक वो एबिलिटी होती है कि वो कितना जल्दी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये नीचे लिखी हुई है डेफिनेशन, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म टू रेजिस्ट एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी जैसे वायरल इन्फेक्शन या और किसी जो बीमारियां होती है उनकी अगर हम वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो हमें वो फिर कभी नहीं होती। तो वैक्सीनेशन में होता क्या है, वैक्सीन में जब भी हमें इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वैक्सीन के, तो इंजेक्शन में क्या होता है, जो जिस बीमारी का हमें वैक्सीनेशन लग रहा है उसी बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। वैक्सीन क्या होते हैं, वैक्सीन आर सस्पेंशन ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या तो हम उन्हें पूरा मार देते हैं या फिर उनको बहुत ही वीक कर देते हैं, या फिर उनकी डेरिवेटिव्स, मतलब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही और ऑर्गेनिजम्स, अब हम उन्हें बॉडी में डालते हैं। अब वैसे क्या होता है, जब जब कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है जो एकदम सही है, वो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा, हमें बीमारी हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऑलरेडी वीक है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो बस हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। मतलब अगर कोई सही है तो वो मान लो ऐसे 3 में रिप्रोड्यूस हो गया, फिर ये और 3 में ऐसे रिप्रोड्यूस हो गया। लेकिन अगर कोई वीक है तो वो ऐसे वीक ही रहेगा, तो उसको हम जल्दी से व्हाइट ब्लड सेल्स उसको अटैक करके, स्पेशल जो सेल्स हैं उसको अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। जबकि अगर हम ये वाला केस लेते तो इसको डिस्ट्रॉय करने में काफी टाइम लगता। अब वो एक बार डिस्ट्रॉय हो गया और उन स्पेशल सेल्स ने उसे रिकॉग्नाइज भी कर लिया कि ये वाला सेल है, तो अगली बार जब वो उसका स्ट्रॉन्ग वर्जन, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रॉन्ग वर्जन या ओरिजिनल वर्जन जब हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो जो हमारे सेल्स हैं वो जल्दी से उस पे क्या कहते हैं, विद अ वेरी फास्ट विगर उस पे अटैक करेंगे, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। A vaccine produces immunity to a disease by stimulating the production of antibodies. अब उसके खिलाफ, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी होंगी बॉडी में, तो अगली बार जब वो आएगा तो हमारी जो ये एंटीबॉडीज हैं ये उसे जल्दी से किल कर, ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस था, ये भी इंपॉर्टेंट था। और जो अभी मैंने इम्यूनिटी बताया वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। वो था ह्यूमन बॉडी में, अब है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज होता है, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया और एल्गे जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, आल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया, हेल्प्स इन फिक्सिंग, ये हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल एज यूजेबल नाइट्रोजन सॉल्ट।
हमारे जो सॉइल होता है इसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये सॉइल की लेयर है, तो इसके ऊपर या अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एयर में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर ले जाके फिक्स कर देते हैं। अब जब ये नाइट्रोजन सॉइल के अंदर चली जाएगी तो ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रोजनस सॉल्ट्स में, मतलब नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स में, जो प्लांट्स हैं वो यूज कर लेंगे और वो प्लांट्स उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे जिससे वो जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो इससे वो क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया से क्या करते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ है उसको इंक्रीज करते हैं। सिमिलरली एक होता है राइजोबियम। राइजोबियम लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन रूट नोड्यूल्स। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है? सिम्बायोटिक होती है कि मतलब अगर दो लोग या दो प्लांट्स एक साथ रह रहे हैं तो ये वाला इसको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है और ये वाला इसको कुछ बेनिफिट्स। जब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, इस वाले प्लांट से इसको बेनिफिट हो रहा है और इस वाले प्लांट से इसको बेनिफिट हो रहा है, तो इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इन रूट नोड्यूल्स, राइजोबियम का होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, जैसे ये रूट्स हैं, ये अगर रूट्स हैं तो उसके जो रूट्स के साइड में छोटे छोटे से ऐसे निकले होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें कहते हैं रूट नोड्यूल्स। तो रूट नोड्यूल्स में होता है लेग्यूमिनस मतलब ग्रीन प्लांट्स एंड एनरिचेस द सॉइल विद नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है ये राइजोबियम के थ्रू सॉइल को एनरिच करते हैं, मतलब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देते हैं। उसके बाद यूज्ड इन एनर्जी एंड फ्यूल प्रोडक्शन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं बाय फेर्मेंटेशन। इथेनॉल क्या होता है? एक तरह का अल्कोहल होता है। बाय फेर्मेंटेशन, फेर्मेंटेशन हमने पढ़ा था क्या होता है, जब बैक्टीरिया वगैरह एक्ट करते हैं और उसे फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसे फेर्मेंटेशन कहते हैं। ऑफ शुगर एंड प्रोड्यूस मीथेन इन द बायोगैस रिएक्टर। जो इथेनॉल बनाते हैं फेर्मेंटेशन से शुगर के और मीथेन बनाते हैं बायोगैस रिएक्टर्स में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये दो अलग अलग प्रोसेस है, इथेनॉल बाय शुगर एंड मीथेन इन बायोगैस रिएक्टर। बायोगैस रिएक्टर जिसमें हम ह्यूमन एक्सक्रीटा और एनिमल एक्सक्रीटा को, एनिमल के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको एक चेम्बर टाइप में डाल के उनकी एनर्जी बनाते हैं, उनसे फ्यूल बनाते हैं, उसे कहते हैं बायोगैस। नेचुरल गैस की मतलब नेचुरल गैस की तरह होता है ये बायोगैस, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा और वेस्ट से बना होता है। बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ये दोनों जो होते हैं इथेनॉल और मीथेन, ये दोनों यूज होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, फ्यूल्स की तरह यूज होते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है, मर जाता है, इट लीव्स बिहाइंड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इन द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ इट्स बॉडी स्ट्रक्चर। मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसके जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो एनर्जी होती है वो ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्म में रह जाती है। वहां पे जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर का जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसकी फॉर्म में रह जाती है वो न्यूट्रिएंट्स और वो एनर्जी। अब जो डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स के एग्जांपल बैक्टीरिया ही हो गए। जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो इवेंचुअली ये जो न्यूट्रिएंट्स थे इनको रिकन्वर्ट कर देती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये जो ऑर्गेनिक मैटर था, जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक मटेरियल था, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देती है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस और भी काफी सारे होते हैं, बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल। द प्रोसेस रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स बैक टू इकोसिस्टम। अब इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स जो हमने लिए थे वो वापस इकोसिस्टम में ही चले जाते हैं। और जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई आर सम डीकम्पोजर्स। मतलब बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो डीकम्पोजर्स के कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे हमने पूरा पढ़ लिया कि अभी हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए कि व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज आवर फ्रेंड्स। एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। मैं आपको पिछली क्लास का भी बता देता हूँ। हमने देखे थे सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड्स में यूजेस इन फूड। फूड में कहाँ कहाँ होता था? कर्ड एंड चीज फॉर्मेशन में, फर्मेंटेशन प्रोसेस में और अल्कोहलिक बेवरेजेस में। फिर सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होता था। सीवेज ट्रीटमेंट के बाद हमने देखा उसकी इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में कहाँ कहाँ थी? एक तो एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड में और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, वैक्सीन एंड इम्यूनिटी।
These 4 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये टॉपिक्स आपको हर हालत में याद रखने हैं. वैक्सीनेशन पे और इम्यूनिटी पे तो 100% क्वेश्चन आ सकते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्रीकल्चर में. एग्रीकल्चर में उसका कहाँ यूज होता है, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में फिक्स करना. एनर्जी और फ्यूल प्रोडक्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है. ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो शुगर की फर्मेंटेशन से बनाते हैं इथेनॉल. और बायोगैस रिएक्टर्स के बारे में भी आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि वो चेम्बर्स या वो एरियाज जहाँ पे एनिमल वेस्ट को या प्लांट वेस्ट को, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक मतलब जो डिकम्पोज हो सके, नेचुरल वेस्ट होता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एज अ फ्यूल. उसे हम चेंज करके एज अ फ्यूल यूज करते हैं, उसे कहते हैं बायोगैस रिएक्टर्स. और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उससे. बैक्टीरिया से मीथेन प्रोड्यूस होता है और वो मीथेन जो है वो फ्यूल की तरह यूज होता है. फिर लास्ट हमने इसमें पढ़ा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट क्लीनर्स नहीं होंगे तो जो सालों पुराना जो वेजिटेबल पील्स हो गए, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो वैसे का वैसा वहीं पड़ा रहता. और इकोसिस्टम की एनर्जी ऐसे धीरे करते करते सारी एनर्जी या सारे न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम के खत्म हो जाते हैं. लेकिन जो डीकम्पोजर्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को वापस इकोसिस्टम में ले जाते हैं, जिससे जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है और आवर एनवायरनमेंट गेट्स आल्सो क्लीन. फिर हमने पढ़े जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं. अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट्स एज आवर फोर्स. ये हमने उसके सारे बेनिफिट्स पढ़े. फोर्स मतलब एनिमी. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या डिसएडवांटेज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, बेसिकली आपको भी पता होगा कि वो बहुत सारी बीमारियां वगैरह करवाते हैं. अब आगे हम देखते हैं कि वो कैसे हमारे एनिमीज होते हैं, वो कैसे हमारे फोर्स होते हैं.